A very good afternoon to all my dear Homo sapiens. Welcome to Clara classes. So first of all, let me introduce myself. This is Muskan Gupta and I'll be teaching you biology on Clara classes. So basically this app is providing you the intellectual lectures as well as the handwritten notes, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, राइट? क्योंकि हमारे सीबीएसई का पैटर्न इस बार चेंज हो गया है और अब सीबीएसई आपको क्वेश्चंस कराने वाली है 2 टर्म्स में और वो भी एमसीक्यूज पैटर्न में। तो हमको हमारी तैयारी कैसे करनी है? तैयारी जीत की, राइट? तो अगर हम अपनी सीरीज को नाम देना चाहें तो क्या नाम देंगे? तैयारी जीत की, राइट? और हमें इस एग्जाम में क्या करना है? जीत चाहिए। तो पूरे टाइम सारे लेक्चर्स में आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखना है और आपके माइंड को स्टेबल रखना है, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड, अब मैं अगर पूछूं तो क्या लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के नाम से आपको बहुत कुछ क्लैरिफाई नहीं होता? इस चैप्टर में बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर हैबिटेट एंड द वे टू कैरेक्टराइज देम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि आज तक हमने जो पढ़ा है ना वो एक थ्योरेटिकल बेसिस पे था, यहाँ हम विद प्रूफ बात करने वाले हैं। बिकॉज बायोलॉजी में जब तक हम प्रूफ के साथ बात ना करें तो हमारी बातों को कोई मानता नहीं। लाइक अगर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जब तक प्रूफ नहीं दिया, उनके एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडर नहीं किया गया, और जिस दिन उन्होंने प्रूफ दिया उस दिन उनके एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडर किया गया। तो जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को कंसिडर नहीं किया गया तो हम और आप तो बहुत छोटी चीज है। तो हमको कैसे स्टार्ट करनी है चीजों को? अपनी चीजों को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वे में तैयार करना है, यानी कि प्रूफ के साथ तैयार करना है। अब मेरे साथ अगर आपको पढ़ना है तो आपके पास 3 चीजें, जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो 3 चीजें बेसिकली होनी ही चाहिए। द फर्स्ट, एक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाली हूँ उसको आप लिखेंगे। दूसरा, आपके पास आपकी एनसीईआरटीज होनी चाहिए और तीसरा, आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए। हाईलाइटर रखिए या फिर ब्लैक ब्लू के अदर कोई भी कलर का एक पेन चूज कर लीजिए जिसको आप इम्पोर्टेंट मार्किंग के लिए अपने पास रखेंगे। मैं जो भी यहाँ पर बताऊंगी या तो आप उसे इम्पोर्टेंट को स्टार मार्क कर लीजिए या फिर आप अपने हाईलाइटर से उस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब भी आप रिवाइज करने बैठेंगे इस लिविंग वर्ल्ड को एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन तो आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम यहाँ पर नोट्स उस वे में बनाएंगे कि जब आप वो नोट्स को एक बारी आप पेज पढ़ेंगे और वो नोट्स आपके दिमाग में एक रील की तरह घूम जाएंगे कि हाँ हमने यहाँ ये पढ़ा था, इस पॉइंट पर ये पढ़ा था, और सिर्फ किसी भी टॉपिक के नेम से आप उसके अंदर की पूरी डिटेल को रिवाइज कर सके अपने दिमाग में, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब अगर सबसे पहले यह बात आती है साइंटिस्ट की, तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट है ना जिनको स्पेशली बताया गया है, मेंशन किया गया है उनके फोटोज के साथ, जैसे कि सबसे पहले आपके साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर, जिनको चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले पूरा का पूरा पन्ना दिया गया। सोचिए हम लोग पन्ने को बचाने की बात करते हैं, सेव पेपर सेव ट्रीज। सिर्फ एक साइंटिस्ट को पूरा एक पेपर दे दिया गया है तो वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं तैयारी जीत में आज पहला चैप्टर का पहला टॉपिक, दैट इज अर्नस्ट मेयर। Okay, we're talking about Ernst Mayr. He was born on 5 July 1904. बहुत लंबा पैरा दिया गया है, हमें लंबे पैरा को नहीं पढ़ना, मतलब मुझे नहीं पढ़ाना, आप पैराग्राफ रीडिंग लगाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं यहाँ लिखा रही हूँ। आपको सिर्फ एक पैराग्राफ रीडिंग लगा लेनी है ये लेक्चर खत्म होने के बाद। तो he was born on 5 July 1904, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि एमसीक्यूज के बेसिस में आपका आने वाला है ना, तो यहाँ पर एमसीक्यूज के अगर बेसिस की तैयारी करनी है हमें तो क्या करना है? छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 5 July 1904। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इनका बर्थ हुआ था? कैम्पटन जर्मनी में। याद रखो, थोड़ा सा अगर पढ़ोगे ना 2-3 बार तो याद हो जाएगा कि कैम्पटन जर्मनी में बर्थ हुआ था, ज्यादा डिटेल में रटने की जरूरत नहीं है। तो कैम्पटन जर्मनी में इनका बर्थ हुआ था 1904 में, एंड ही वॉज अ ग्रेट बॉटनिस्ट। He was a great botanist. We are not going to make our lecture lengthy, तो जितनी भी देर आप पढ़ाई करें
मेक श्योर कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखें, ताकि जब भी जो भी पॉइंट मैं यहाँ बोल रही हूँ वो मेरे बोलने के साथ साथ आपको क्लियर होता जाए। ठीक है, तो he was a great scientist not only in India but in the entire world. Now he was awarded with the 3 prizes which is also known as the Triple Crown of Biology. ओके, उनको 3 प्राइजेस मिले थे जिसको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है उन सारे के सारे प्राइजेस के नाम याद रखना। पहला प्राइज था बल्जान प्राइज। बल्जान प्राइज इन 1983। डेट याद रखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया, और एनसीईआरटी ना बाप है सारी बुकों का, तो हमें किसी और बुक को स्टिक नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी पे चिपक जाना। जैसे लीच आपके हाथ या आपके पैर पे चिपक जाती है ना और सारा खून चूस लेती है, वैसे ही आपको करना है कि एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाना, उसकी सारी नॉलेज को सक कर लेना है। ठीक है, तो बल्जान प्राइज इन 1983। सेकेंड प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। in 1994, राइट? 1994 में कौन सा रहा था? इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और तीसरा था कैफोर्ड प्राइज in 1999। ठीक है, ये 3 प्राइजेस से उन्हें अवार्ड किया गया था, जिनको हम क्या भी बोलते हैं? ट्रिपल क्राउन फॉर बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन फॉर बायोलॉजी, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, बल्जान प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, क्राफोर्ड प्राइज इन 1999। ही डाइड एट द एज ऑफ 100। 100 साल की उम्र पे इनकी डेथ हो गई थी। डेथ की डेट याद रखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ से अगर हम देखें तो 100 साल कब हो गए? 2004 में। उसको याद रख लेना ऐसे माइंड में, बस इतना ध्यान रखो कि 100 साल जिए थे केवल, तो उतने ध्यान रखोगे ना तो उतना ही बहुत हो जाएगा। इतना सिर्फ बॉर्न डेट पूछ सकता है वो आपसे एमसीक्यूज में। ठीक है, बाकी बल्जान प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज कौन सी ईयर में मिले थे ये पूछ सकता है। तो इतना आप मतलब अर्नस्ट के बारे में आपको लर्न होना चाहिए। बाकी पैराग्राफ आप रीड कर जाएंगे ताकि कोई इशू ना आए अगर वो आपको इसके अलावा भी कुछ पूछ ले। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलो, नाउ लेट्स मूव टू आवर चैप्टर। अब हम अगर अपने चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। बहुत लेंथी से पैराग्राफ फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में दिए गए, उसको आप खुद रीड कर लीजिएगा, कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब एनसीईआरटी पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे समझाना पड़ेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज दी गई है, आप उसको खुद से एक पैराग्राफ रीडिंग लगाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब मैं आपसे एक बेसिक बात करती हूँ। छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है लिविंग और नॉन लिविंग। अगर मैं बोलूं लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करो, एक दूसरे से हटाओ, मतलब अलग अलग करो। ये आपका, मैं 2 ही मार्कर से लिखूं, ये एक चीज है जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है, सबको पता है ना, मार्कर है भाई नॉन लिविंग है। बट क्या मैं नॉन लिविंग हूँ? नहीं, मैं तो लिविंग हूँ, है ना। ऐसा मैं डिफरेंशिएट कर लिया। मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने एक तरफ एक इंसान है, यानी कि एक लड़का है, और दूसरी तरफ एक टॉय है, तो कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? तो प्रोबेबली आप में से सभी ये बोलेंगे कि मैम लड़का लिविंग है और टॉय नॉन लिविंग है, जो कि सही भी है। अगर मैं उसको बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, किसके बेसिस पे तुमने डिफरेंशिएट किया है कि लड़का लिविंग है और जो आपका टॉय है वो नॉन लिविंग है, आप में से कुछ बोलेंगे मैम बोल सकता है, लड़का चल सकता है, लेकिन टॉय ये सब कुछ नहीं कर सकता। बट अगर मैं टॉय को रिप्लेस करके वो एक पपेट ले आऊं जो बचपन में हम सबने शायद उस गुड्डे से खेला होगा, एक गुड्डा आता था इतना बड़ा, ठीक है, उसके आगे डमरू लगा होता था, मंकी होता था वो, उसमें जब भी चाबी भरो तो वो चलता भी था और डमरू बजाता भी था और मे भी शायद बोलता भी था। या अगर वो नहीं बोलता था तो बहुत से ऐसे पपेट्स हैं जो बोलते हैं सेल डालने में। जैसे कि एक तोता आता था, पैरेट आता था ना, टॉय पैरेट, जिसमें आप जो भी बोलोगे वो रिपीट करता था उस सेंटेंस को। तो क्या वो पैरेट और वो टॉय लिविंग है? नहीं लिविंग है ना। बेसिकली हमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि इस चीज को डिफाइन करें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, राइट। तो अब
besides non-living और living. कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों? क्योंकि चैप्टर ही लिविंग वर्ल्ड है. हम पूरी की पूरी बात ही किस पे करने वाले हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे करने वाले हैं. तो नॉन लिविंग की यहाँ पर कोई बात ही नहीं आएगी. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं which basically tells you what is living and what is non living. पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है कॉन्शियसनेस. ठीक है, हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. क्या क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस. ठीक है, मतलब क्या है? ये पांचों के पांचों किसको डिफाइन करने वाले हैं? लिविंग को डिफाइन करने वाले हैं. क्योंकि बात किसकी हो रही है? लिविंग की बात हो रही है. चैप्टर नेम भी लिविंग वर्ल्ड है. अब ट्विस्ट लाना मुझे बहुत पसंद है. अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन डिफाइनिंग है और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग है. यहां पर आ गया क्या? कंफ्यूजन कि मैम नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग क्या आ गया? अभी तो हमने केवल इतना पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पांचों ही कैरेक्टर हैं. अब नॉन डिफाइनिंग कहां से आ गया इसमें? समझाऊंगी. मैं यहाँ इसीलिए हूँ, ये समझाने के लिए कि नॉन डिफाइनिंग क्या है और डिफाइनिंग क्या है. पहले इतना नोट करो, फिर नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग को पढ़ेंगे. चलिए अब हम पढ़ते हैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर. आई होप इतना सबको क्लियर हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. स्फीयर के बारे में जितना बताया है उतना पढ़ना है, प्लस पैराग्राफ रीडिंग लगानी है. ठीक है, और बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उतनी जल्दी हम एक एमसीक्यूज का टेस्ट रखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि सीबीएसई अब आपको किस पैटर्न में, मतलब कैसा पेपर बनाने वाली है. ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए सब चीजें नहीं होने वाली है ना. आप लोगों ने तो अभी तक एमसीक्यूज में पेपर ही नहीं दिए. चलिए, तो हम बात करने वाले थे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की. तो डिफाइनिंग क्या है और नॉन डिफाइनिंग क्या है? देखो, सीधी सी बात समझो. डिफाइनिंग का मतलब होता है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो. और बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ एक्सेप्शंस. साइंस ऑफ एक्सेप्शंस इज नोन एज बायोलॉजी. तो भाई यहाँ तो एक्सेप्शन होगा ही. मतलब जिस फीचर में कोई एक्सेप्शन ना हो वो आपका डिफाइनिंग फीचर है, और जिस फीचर में एक्सेप्शन हो वो क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है. ठीक है, तो उसको यही लिख लेते हैं, नो एक्सेप्शंस, इट हैज एक्सेप्शंस. राइट? इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते और इसमें एक्सेप्शंस कूट के भरे हुए हैं. चलिए अब बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर को. मैं थोड़ा सा समझाती हूँ कि क्यों आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है. अगर बात करते हैं आपके घर में मेहमान आ गए. ठीक है, मेहमान से हर बच्चा कतराता है, नहीं चाहता कि हमारे घर में गेस्ट आए, बट फिर भी अगर आ गए हैं तो मजबूरी है, आदर सत्कार तो भाई करना ही करना है. आ गए हैं 15 गेस्ट और ये एक सिचुएशन में रख रही हूँ, मतलब कंसिडर होगी कि आपके घर में एक ही वुडन ट्रे है, मतलब एक ही ट्रे है जिसमें आप उनके लिए पानी ले जा सकते हैं. ठीक है, अब आए हैं गेस्ट 15, ट्रे है एक, वो भी इतनी बड़ी जिसके अंदर हार्डली 6 ग्लासेस आएंगे. ठीक है, अब जो होशियार बच्चे होंगे वो तो क्या करेंगे कि मैम हम 2 बार में चक्कर लगाकर ले जाएंगे. एक बार में ले जाएंगे 6 लोगों के लिए, एक बार में 6 लोगों के लिए ले जाएंगे 12, फिर 2-3 लोगों के लिए बाद में ले जाएंगे, मतलब हम 3 चक्कर लगा लेंगे. बट कुछ होते हैं महाआलसी, उन्हें पता है भाई किचन से कमरा, कमरे से किचन 3 बार मतलब 6 चक्कर. 6 चक्कर कौन लगाएगा? तो
वो क्या करेंगे, उनके पास बाहर उन्होंने देखा एक वुडन प्लेट पड़ी हुई है इतनी बड़ी, उन्होंने सोचा इसको भी अगर उस वुडन ट्रे में ज्वाइन कर लेंगे 15 ग्लास एक साथ आ जाएंगे और एक साथ ही लेकर हम दे आएंगे, हमको इतनी बार आगे बाहर अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा, मतलब किचन टू रूम, रूम टू किचन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई, वो वुडन ट्रे उठाई, नेल की हेल्प से उसको उसमें स्टिक कर दिया और ट्रे हो गई इतनी बड़ी जिसमें आ जाए आपके 15 ग्लासेस, राइट। तो वो 15 ग्लासेस एक साथ ले जाएंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जो कुछ ज्यादा ही आलसी, महा आलसी जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वुडन ट्रे उन्होंने ज्वाइंट की, उन्होंने क्या किया, उस ट्रे का साइज इंक्रीज किया ना, उसकी साइज इंक्रीज किया, मतलब उसमें ग्रोथ हुई। अब यहाँ पर क्या हम उस ट्रे को लिविंग कह सकते हैं? क्या इस एक बेसिस पे कि उसमें ग्रोथ हुई है उसे हम लिविंग करार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वैसे ही कुछ ह्यूमन इनफर्टाइल कपल्स यानी कि स्टेराइल कपल्स हम में होते हैं जो कि कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। हालांकि हमारी साइंस ने बहुत तरक्की कर दिया, आईवीएफ के थ्रू या फिर और भी बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू उनको बेबी हो सकता है, लेकिन जिनको नहीं हो सकता, जो नहीं मतलब नेचुरल मीन्स से नहीं कर सकते, क्या हम उनको नॉन लिविंग कह देंगे? बताइए, सोचिए सोचिए, नहीं कहेंगे ना, वो भी तो लिविंग है और ट्रे नॉन लिविंग है। इसीलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। क्यों? क्योंकि उनमें एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ट्रे का बढ़ना साइज में और इनफर्टाइल कपल्स का, ये दोनों ही क्या है, एक्सेप्शंस है आपके किसके, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के। इसीलिए क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ समझो, हमारी बॉडी में हर चीज को रेगुलेट करने के लिए जो केमिकल एक्टिविटीज बार बार हो रही है ना बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो वो मेटाबॉलिज्म अगर हमारी बॉडी में हो रहा है, मतलब वी आर लिविंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म है, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वुडन ट्रे क्या सेल्स की बनी हुई है? नहीं, बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, हमारी बॉडी किसकी बनी है, सेल्स की बनी है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है और कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर। क्यों है, इन सबको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना एक एक पॉइंट को, तब हम क्लियर करेंगे कि क्यों ये तीनों चीजें डिफाइनिंग है और बाकी की नॉन डिफाइनिंग है। फिलहाल यहाँ पर इतना क्लियर हुआ कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्यों नॉन डिफाइनिंग है, राइट। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, अभी आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं ग्रोथ की तरफ। हमारा पहला जो टॉपिक है, यानी कि पहला जो हम कह सकते हैं क्या है, आपका स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी तरफ मूव करते हैं। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? आर यू गाइस गेटिंग इंटरेस्टेड? चलिए, स्टार्टिंग विद ग्रोथ। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, कैसे हो सकती है ग्रोथ? दो तरीके से हो सकती है। साइज में बढ़ जाना, यानी कि छोटे थे इतू से थे, पैदा हुए थे इतू से थे, आज बड़े हो गए इतने बड़े हो गए, या कुछ तो मुझसे भी बहुत लंबे हो गए होंगे, राइट। तो क्या हुआ, ओवरऑल साइज में इंक्रीज हुआ, ठीक, पेरीफेरी में इंक्रीज हुआ। बचपन में पतलू से थे, छोटू से थे, आज मोटू से हो गए हैं, राइट। तो पेरीफेरी में इंक्रीज हुआ, हाइट में इंक्रीज हुआ, ये सारी क्या है, ग्रोथ ही तो है। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे जो भी मुझसे जो ये वीडियोस देख रहे हैं अगर वो लड़के हैं, ठीक है, मैं लड़कों को लेकर चलती हूँ क्योंकि उनसे मैं ज्यादा अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। आप अभी अगर घर में रह रहे हैं तो आप 4 लोग हैं, मान लीजिए आप, आपके फादर, आपकी मदर और आपकी एक सिस्टर, ठीक है, 4 लोग हैं। कल आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ आएगी, 5 लोग हो जाएंगे। मैं मानती हूँ, चलिए आपकी सिस्टर शादी होकर चली जाएगी, 4 ही रहे। लेकिन उसके बाद आपके बच्चे होंगे, 5 होंगे, 6 लोग होंगे, मतलब 5 लोग हो जाएंगे। 5 बच्चे नहीं हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे, या 6 लोग हो जाएंगे अगर 2 बच्चे हुए तो फैमिली में नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या है, इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों क्या है, ग्रोथ ही है। ये दोनों ही क्या शो करेंगी, ग्रोथ शो करेंगी। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं ग्रोथ की, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास and increase in size increase in mass and increase in overall size of an organism.
is called growth. Is called growth. अब ये तो बात हो गई डेफिनेशन की. एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ या फिर चलिए मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, मैं रेड मार्कर से लिख रही हूँ. आप या तो किसी दूसरे कलर को यूज कर उसे लिखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा लिखने के बाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है और एनसीईआरटी में दी हुई है एज इट इज. इंक्रीज इन मास and increase in number of an individual are the twin characteristics of growth. एनसीईआरटी में दी गई है, सेकंड पेज या तो फिर फर्स्ट पेज में लास्ट पैरा में लास्ट सेकंड लाइन, या फिर आपके सेकंड पेज में स्टार्टिंग इनिशियल लाइन्स में ये लाइन लिखी हुई है दैट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू रिमेंबर. तो इसको आप चाहे तो हाईलाइट कीजिए, चाहे डिफरेंट कलर के पेन से लिखिए, बट ये आपको याद रहनी चाहिए. तो ये बात हो गई आपके ग्रोथ की. ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फर्दर ग्रोथ के टाइप्स. इसके अंदर फर्दर इसमें क्या क्या टाइप्स हैं. यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है ना बच्चा, वो इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस है. इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस. ये होती कब है? जब आपकी successive reactions is greater than your destructive reactions. synthetic reactions synthetic होता है, ठीक है. आपकी synthetic reactions जब आपकी destructive reactions से greater होती हैं, तब क्या होती है? growth होती है. यहाँ पर synthetic reactions आपकी anabolic reactions है और destructive आपकी catabolic reactions है. ठीक है, इस लाइन को और इन दो वर्ड्स को मैं मेटाबॉलिज्म में डिटेल में क्लियर कर दूंगी. यहाँ पर प्रेशर दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है कि मैम ने बोला है तो हमें लर्न करना है. ठीक है, बस इतना याद रखो कि सिंथेटिक रिएक्शंस इज ग्रेटर देन व्हाट? योर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस. सिंथेटिक रिएक्शंस ग्रेटर देन डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस. तो क्या होगी? ग्रोथ होगी. ठीक है, सिंथेटिक रिएक्शन आपकी एनाबॉलिज्म होता है और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कैटाबॉलिज्म होता है. इसको डिटेल में मेटाबॉलिज्म में पढ़ लीजिए. यहाँ फिलहाल इतना नोट कीजिए, फिर हम फर्दर ग्रोथ के टाइप्स पढ़ते हैं. चलिए, let us move to the types of growth. देखो आपको ना एनसीईआरटी में ऐसे ग्रोथ के टाइप्स एक एक नाम लेकर नहीं बताए गए, लेकिन एग्जाम्पल्स में उन्होंने आपको सब बताया. ठीक है, टाइप्स आपको एग्जाम्पल्स में उन्होंने समझाया है. हम यहाँ पर नाम के साथ याद करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा. और प्लस हमारी क्या चल रहा है? कौन सी सीरीज चल रही है? तैयारी जीत की. राइट, चलिए टैबुलर फॉर्म में अगर याद करेंगे तो जल्दी याद होता है. छह टाइप्स हैं ग्रोथ के, लेकिन हम दो दो कर पढ़ेंगे क्योंकि हम उनको आपस में कंपेयर कर पढ़ेंगे तो इजीली हमें वो चीज लर्न हो जाएगी. तो ग्रोथ में पहला है आपका डिटर्मिनेट एंड नॉन डिटर्मिनेट. ठीक है, डिटर्मिनेट और नॉन डिटर्मिनेट. अब डिटर्मिनेट वर्ड से क्या समझ में आता है? भाई इतने बड़े हो गए और इंग्लिश इतनी तो अच्छी होगी ना, तो डिटर्मिनेट वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर हद तक की जाने वाली चीज हो, है ना. तो
ये ग्रोथ कैसी है? फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम के लिए जो होती है, या फिर पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। एग्जाम्पल्स आप सोचिए। सबसे मैं नॉन डिटर्मिनेट बताती हूँ। यही नॉन डिटर्मिनेट उल्टा हो जाएगा डिटर्मिनेट का, मतलब थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? आपके जन्म से, यानी कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से जब तक आपकी डेथ होती है, उतने बीच की जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं आपकी लाइफ स्पैन। तो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन नॉन डिटर्मिनेट, और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इट इज डिटर्मिनेट। एग्जाम्पल्स दोनों की सोचिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। देखिए, अगर हम हर एक चीज को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो हमें ज्यादा इजी होता है। अब डिटर्मिनेट की अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रहा है, तो यहाँ हम किससे रिलेट कर सकते हैं? हमारी स्कूल और कॉलेज लाइफ, राइट? हमें पता है कि हम स्कूल लाइफ में नर्सरी में अगर एंटर होते हैं, केजी फर्स्ट में अगर एंटर होते हैं, तो टिल 12th ही हमारी स्कूल लाइफ होती है। कॉलेज लाइफ 1 साल 2 साल डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, राइट? तो जो पर्टिकुलर टाइम के लिए हो रहा है वो क्या है? स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई। ग्रोथ से रिलेट करें तो पर्टिकुलर टाइम के लिए किसमें ग्रोथ होती है? एनिमल्स में पर्टिकुलर टाइम के लिए ग्रोथ होती है। किसमें होती है? एनिमल्स में होती है। इसको अब हम अपने आप से रिलेट करें, फीमेल्स में रिप्रोडक्शन की एज अप टू 45 होती है। 45 to 50 they can reproduce. After that, after their menopause they cannot further reproduce, right? ऐसा मेल्स में कुछ नहीं होता, बट फीमेल्स में ये कंडीशन है। तो एनिमल्स में क्या है? डिटर्मिनेट ग्रोथ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ हो रही है। अब प्लांट्स में वहां पर क्या है? नॉन डिटर्मिनेट ग्रोथ है, क्योंकि प्लांट्स पूरी लाइफ टाइम में ग्रोथ करते रहते हैं। करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? मान लीजिए कोई प्लांट है पर्टिकुलरली विंटर्स में ग्रो करता है, तो समर सीजन में क्या होगा? उसकी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं वो सूख कर झड़ जाएंगी। लेकिन क्या फर्दर विंटर आने पर उसमें नई पत्तियां नहीं आएंगी? यस, ऑफ कोर्स आएंगी। तो वो प्लांट कैसा है? नॉन डिटर्मिनेट ग्रोथ शो करता है, यानी कि पूरी लाइफ टाइम वो ग्रोथ करता ही रहता है। बट एनिमल्स में वो ग्रोथ पर्टिकुलर टाइम तक ही होती है, इसीलिए एनिमल्स में ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है। इज दैट क्लियर? ये पहले 2 टाइप्स थे ग्रोथ के। नोट इट डाउन, देन वी मूव टू दी नेक्स्ट 2 टाइप्स। Okay. Now the next 2 types are intrinsic and extrinsic growths. What are those? Intrinsic and extrinsic. Intrinsic and extrinsic में इन का मतलब क्या होता है? इनसाइड। एक्सट्रिंसिक, एक्स का मतलब आउटसाइड। तो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। आउटसाइड ग्रोथ का मतलब हर एक सिटी के बाहर एक डंप यार्ड होता है, ठीक है, जहां पर सारी सिटी के गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है। अगर आपने उसको देखा है रियलिटी में, इट्स वेरी गुड। नहीं देखा तो साउथ इंडियन मूवीज में बहुत बार देखा होगा, ठीक है? वहां पर ज्यादातर डंप यार्ड्स पता नहीं क्यों दिखाए जाते हैं, बट होते हैं। तो डंप यार्ड जब पहले कंस्ट्रक्ट होता है तो उसका लैंड फ्लैट होता है एकदम, ठीक है? जैसे जैसे गार्बेज का कलेक्शन उसमें होता है, एक माउंटेन की शेप ले लेता है वो, तो इंक्रीज हो रहा है ना साइज में। बट कैसी ग्रोथ है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, यानी कि आउटसाइड ग्रोथ है, तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। हमारे अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो वो कैसी ग्रोथ है? इंट्रिंसिक ग्रोथ है। तो पर्टिकुलरली द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ओनली शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। Only shown by living organism, but extrinsic growth can be shown by both living and non-living. Is that clear? ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ हैं, जो कि फर्दर अगेन 2 टाइप से किसके? ग्रोथ के। अब हम
इनको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको इतने टाइप्स की ग्रोथ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। अब हम जो 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिक को लेकर चल रहे हैं। I hope this much is crystal clear to each and everyone. Now let's move to the next 2 types, that is localized and diffused. Localized and diffused type. Localized और diffused में क्या है? देखो, localized का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, at a particular time, at a specific place. ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस में जो हो रहा होगा वो क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा। और थ्रू आउट द बॉडी जो हो रहा होगा वो क्या होगा? डिफ्यूज्ड होगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जल्दी से मुझे बताओ कि प्लांट्स जो हैं वो लोकलाइज्ड में होंगे या डिफ्यूज्ड फॉर्म को शो करेंगे? लोकलाइज्ड है बेसिकली एट स्पेसिफिक प्लेस। एग्जाम्पल आपको बताना है, प्लांट्स लोकलाइज्ड में आएगा या डिफ्यूज्ड में आएगा? थ्रू आउट दी बॉडी। कम ऑन, लोकलाइज्ड में प्लांट्स आएंगे या डिफ्यूज में प्लांट्स आएंगे? चलिए मैं बताती हूँ, जिन्होंने आंसर सोच लिया है प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर्स। प्लांट्स आते हैं लोकलाइज्ड में, प्लांट्स आते हैं लोकलाइज्ड में। क्यों आते हैं लोकलाइज्ड में? क्योंकि प्लांट्स में ग्रोथ सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती है। कहाँ होती है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में। ग्रो ओनली एट मेरिस्टेमेटिक रीजन। ठीक है, तो इसको हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, कैसे ग्रोथ होती है। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि प्लांट्स में ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती है, इसीलिए प्लांट्स कैसे ग्रोथ शो करते हैं? लोकलाइज्ड ग्रोथ, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही ग्रोथ हो रही है। और एनिमल्स यानी कि हम में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट दी बॉडी होती है। थ्रू आउट दी बॉडी होती है कि नहीं होती है? ऐसा तो नहीं है ना कि किसी का सिर्फ एक हाथ, मतलब दोनों हाथ बढ़ गए बट पैर की स्ट्रेंथ नहीं हुई है, पैर की लेंथ नहीं इंक्रीज हुई है, ऐसा नहीं होता ना। पूरी की पूरी बॉडी में हर एक चीज इंक्रीज होती है बचपन से लेकर अब तक। तो इसीलिए एनिमल्स डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ शो करते हैं और प्लांट्स जो है वो लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ शो करते हैं। सो ये तो आपके ग्रोथ के टाइप्स हो गए और यहीं पर आपका पूरा का पूरा ग्रोथ जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे, बट दैट वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। तो टिल देन जितना यहाँ पर पढ़ाया उसको एनसीईआरटी में रीड कीजिए, मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर बताई है, मार्क इट एज स्टार और हाईलाइट देम, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको? पूरा का पूरा एनसीईआरटी रीड करना है ग्रोथ तक, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ छूट गए हों, वहां आपको उनको पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी एमसीक्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन कराने वाला है, तो वो मे भी एग्जाम्पल्स को उठाकर एमसीक्यूज बनाए, तो वो आपको याद होने चाहिए, right? So this is all about today's session. In next session we will be starting with reproduction. Till then, stay safe and stay tuned.